नाउ चैप्टर नंबर 6 हम लोग ले रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये ऑप्शन जो है, इफ यू चेक आउट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में से कोई भी दो उन लोगों ने बोला था। फिर एक क्वेश्चन वापस से दो। सो डिसोल्यूशन ऑप्शन विद इक्विटी या अभी पेपर पैटर्न कोविड की वजह से बदल भी सकता है, तो अभी हम थियरी ले रहे हैं। ना सबसे पहले डिसोल्यूशन का मीनिंग समझो। बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप दो प्रकार का होता है, वो मैं बताता हूँ। सो डिसोल्यूशन बेसिकली मीन्स ऑफ फर्म, ठीक है। नहीं, मुझे वापस लेना पड़ेगा क्योंकि चार्ट ऊपर चाहिए था। ऑनलाइन में कोई है? दो तीन जन है। चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में से कोई भी दो दो का सेट आ सकता है और विद इक्विटी भी आ सकता है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जर्नल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। पिछले सिलेबस में तो जर्नल ही कंपलसरी लगभग आता था, ऑफ कोर्स लेजर भी था, बट मेजोरिटी केस में जर्नल आता था। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझने के लिए बच्चे लोग जो कंफ्यूज करते हैं, पहले तो मैं एक ड्राइंग बताऊंगा जिसमें डिसोल्यूशन दो प्रकार का होता है, ठीक है। अ, एक को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे और एक को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। सो दो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब क्या होता है कि दो पार्टनर है, एक नया पार्टनर हो रहा है, तो पहले दो के बीच में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट तीन लोगों के बीच में होगा। सो टेक्निकल भाषा में उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं कि एग्रीमेंट डिसॉल्व हो गया बट बिजनेस चालू है। अब ये जो चैप्टर है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे आधारित है, जहां पे एग्रीमेंट ही डिसॉल्व नहीं हो रहा है, फर्म का फर्म बंद हो रहा है, पूरा फर्म तुम बंद हो रहा है। सो अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ हम देख चुके हैं, जहां पे धंधा चालू है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व हुआ पर धंधा चालू है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में धंधा बंद हो गया। सो आई होप ये चैप्टर का कंटेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो डिसोल्यूशन का सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे। सो ये मीनिंग में क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इम्प्लाइज या मीन्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ बिजनेस। कोविड के वजह से बहुत सारे होटल्स बंद हुए, क्लास बंद हुए, जिम बंद हुए, थिएटर्स बंद हुए, जो भी पार्टनरशिप बिजनेसेस थे वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हुए। रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स खत्म हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स चेंज हुआ तो वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो सकता है एज रिकॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाता है, करेक्ट। सो हमारा लॉजिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम जो सीख रहे हैं वो आखिर के एंट्रीज है, जब तुम बिजनेस क्लोज करने के एंट्रीज कर रहे हो, जिसमें तुमसे एक्सपेक्टेड रहता है तीन अकाउंट खोलना, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक। बैलेंस शीट इसलिए बनता नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसा शीट है जिसमें बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। सिंस बिजनेस बंद हो गया है, बिजनेसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे सारे के सारे लेजर्स परमानेंटली क्लोज करेंगे। सो तुमको जब भी फर्म डिसॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में होता है, जहां पे तुम एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, यहाँ पे रियलाइज करते हैं, संपत्ति बेचा। लॉजिक क्या है, तुम एसेट्स बेच रहे हो, जो पैसा आ रहा है उसमें से तुम लायबिलिटीज पे कर रहे हो, ठीक है। और लायबिलिटीज पे करने के बाद जो पैसा बचता है,
पार्टनर्स कैपिटल को लौटाओगे यदि बचा तो, और कैश बैंक। ये 3 लेजर्स तुमको ओपन करने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक। लेकिन उन लोगों ने जर्नल पूछा तो भी तुमको लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का जो फाइनल बैलेंस नहीं पता चलेगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन नहीं पता चलेगा, कैश बैंक कितना फाइनल पे हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। इसलिए भले ही जर्नल पूछा तो भी तुमको लेजर बनाना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये 3 लेजर्स तो तुमको सब में बनाने ही पड़ेंगे। अब जैसे अ, एक बेसिक लेवल पे सम आता है, जब सम पूछा जाएगा तो ये 3 लेजर्स तो तुमको बनाना ही पड़ेगा। करंट तो एंडिंग के सम्स है 2-4, उसमें रहेगा। मेजोरिटी सम्स में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक या कैश। अब दोनों साथ में रहेगा तो क्या करना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट का कभी भी ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि तुम जो संपत्ति है बैलेंस शीट वो रिलेशन में डाल रहे हो, लाइबिलिटीज रिलेशन में डाल रहे हो, तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जरूर होगा, जैसे हम इसमें करते थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक अकाउंट का हम याद है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे। सो ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का स्टेप 1 सेम रहेगा इधर भी, कि मैं बोलूंगा स्टेप 1 बैलेंसेस लिखो, ठीक है ना। और इफ यू चेकआउट आगे, इसमें बोल रहे कि कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में यदि पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, मतलब इट इंडिकेट्स लॉस। यदि लॉस का बैलेंस है तो पार्टनर्स कुछ साल से लॉस कर रहे होंगे, तो हो सकता है उनका कैपिटल एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हर बार लायबिलिटी साइड आया था। इन दिस केस यदि कैपिटल एसेट साइड में आता है तो आप लोग डेबिट साइड लिखोगे, और बैंक यदि एसेट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट तो नॉर्मली नहीं आता है, आया तो क्रेडिट साइड आता है। अब नेक्स्ट, ऐसा सिचुएशन हुआ, अब ये क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें ओल्ड बैलेंस शीट दिया जाएगा, और जैसे एडजस्टमेंट्स थे 4-5 एडजस्टमेंट्स रहेंगे, उस उसके मदद से आप लोग को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। यदि ओल्ड बैलेंस शीट दिया है तो उसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि स्टेप नंबर 1 एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का, वो सेम रहेगा। अच्छा, बैंक और कैश साथ में दिया रहेगा तो बैंक का पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, और एज्यूम करो कि कैश का बैलेंस तुम बैंक में जमा कर रहे हो। सो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, मतलब कैश को क्लोज कर रहे हैं और उसका बैलेंस बैंक में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से बैंक कैश दोनों साथ में नहीं रहेगा। वैसे तो एक रहा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बैंक और कैश साथ में रहा तो कैश को बैंक में जमा कर देने का वो बैलेंस, तो कैश क्लोज होता है। अभी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो अभी क्या हो रहा है कि तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा है, तुम सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो रियलाइजेशन में। सो जब जर्नल एंट्री होगा, अभी सिंपल सा हिसाब है, कोई भी एसेट ले लो, जैसे लैंड, इसका एसेट जो है, बिकॉज एसेट है तो बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो उसको क्रेडिट देके रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया जाता है। यदि रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन के डेबिट में ये जो क्रेडिट देके, मतलब लैंड का अकाउंट तुमने क्लोज कर दिया, ठीक है, ये लॉजिक है। सो सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में पहले रियलाइजेशन को डेबिट दिया जाता है, और क्रेडिट इंडिविजुअल लेवल पे वो सारे एसेट्स है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, दो चीज नहीं लिए जाएंगे। बैंक नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसका अलग से लेजर बना है। पार्टनर्स कैपिटल यदि एसेट साइड में है तो नहीं लिया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहा वो तो हम पार्टनर्स कैपिटल में बांटते तो वो भी नहीं आएगा। अब लेजर पोस्टिंग जो होगा, जो तुमको जो एसेट्स दिया होगा या बैलेंस शीट दिया होगा, उसमें सारे एसेट्स अदर देन कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल और ऑफ कोर्स
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि घाटा है, यदि एसेट साइड में आता है तो नहीं आएगा। मतलब स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ऑफ कोर्स बैलेंसेस लिखेंगे। जब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे के सारे एसेट्स बुक वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो एसेट्स क्लोज हो जाएंगे, और हम बोलते हैं ना, धंधा बंद हो रहा है तो बेचने में डाल दिए, तो रिलेशन के डेबिट में आएगा। और उसी प्रकार से लायबिलिटीज रहा, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। अब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। याद रखो, पार्टनर्स वाइफ लोन रहा वो भी थर्ड पार्टी माना जाता है, लेकिन पार्टनर्स लोन रहा वो इंटरनल लोन माना जाता है, तो पार्टनर्स वाइफ लोन थर्ड पार्टी लोन के तहत आएगा। अब लॉजिक क्या है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है, तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे हम डेबिट देंगे, वहां से क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट। यस सर। सो लायबिलिटी को डेबिट दे के रिलेशन में क्रेडिट साइड। सो जब आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 1, सारे के सारे एसेट्स अदर देन बैंक, अदर देन पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो। फिर मैं बोलूंगा गो टू द लायबिलिटी साइड। कैपिटल तो तुमने बैलेंस ऑलरेडी लिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैपिटल को छोड़ दो। रिजर्व तुमने बांटा है तो उसको छोड़ दो। अदर देन दैट, जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रिलेशन के क्रेडिट में आएगा। और पार्टनर्स लोन जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर्स लोन को इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है, उसको रिलेशन में नहीं लेते। पार्टनर्स वाइफ थर्ड पार्टी माना जाता है, तो उसको रिलेशन में जरूर लेंगे, बट पार्टनर्स लोन नहीं लेंगे। उसको या तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे या तो हम रीपे करेंगे, ठीक है। नाउ अभी जनरल रिजर्व का क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम एडमिशन में करते थे, जो पार्टनर है जय अजय विजय, उनको क्या दिया जाएगा, क्रेडिट साइड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक अच्छा है कि डिसोल्यूशन में कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा है या पुराना पार्टनर जा नहीं रहा है, इसलिए ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, ये सब का, गेन रेशियो का चक्कर नहीं होगा। हाँ, डिसॉल्व एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा, करेक्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो यदि, क्योंकि डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो रहा है, और फर्म बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि फर्म घाटे में होगा। फर्म घाटे में होगा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ज्यादातर चांसेस है कि बैलेंस शीट एसेट साइड में हो, तो वहां से निकाल के, जैसे कि रिजर्व हम क्रेडिट देते थे, ठीक है, लायबिलिटी साइड में यदि रहा तो इधर आएगा, और एसेट साइड में रहा तो इधर आएगा, समझा। यस सर। अब रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड, लायबिलिटी साइड रहा, वो तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हमने कई बार ट्रांसफर किया है। बट यदि प्रॉफिट एंड लॉस है एसेट साइड में, तो वो घाटा है, और वो एसेट रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करके पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें एक अच्छी बात है कि आप लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टेंशन नहीं होगा, वो सिर्फ एक जगह पे होगा, इंसॉल्वेंट, वो भी आखिर के एक दो सम होंगे उसमें ही होगा। और ये एंट्रीज, ये तो इसकी जरूरत नहीं है, वो मैं अलग से बताना चाहूंगा। तो मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। कौन से छोड़ देंगे, बैंक छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि उसका अलग से लेजर बनेगा। दूसरा कौन सा छोड़ देंगे, कैश, वो कैश बैंक में ट्रांसफर होता है। और एक कौन सा छोड़ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, वो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट होता है। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफरिंग ऑल द लायबिलिटीज, सब के सब बुक वैल्यू में ट्रांसफर होगा, बट कौन सी चीज नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि वो अलग से लेजर बनता है। रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या पीएनएल यदि लायबिलिटी साइड में है तो वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट जाएगा। और यहाँ पे यदि प्रोविजन है,
यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है इसको सेपरेटली ट्रांसफर किया जाता है, वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। यदि आरडीडी है इधर कोई बैलेंस शीट में मैं बता पाऊँ, अब इधर आरडीडी दिख रहा है ना 1600, यस सर। ये 1600 को अलग से क्रेडिट साइड बाय आरडीडी दिखाया जाएगा अलग से। मतलब क्या करेंगे हम, जो ट्रांसफर करेंगे डेटा 17,600 डेबिट साइड देंगे 17,600, और सिंस ये आरडीडी है देखा जाए तो इधर आना चाहिए क्योंकि एक प्रकार का प्रोविजन ही है, तो ये 1600 इधर अलग से बाय आरडीडी के रूप में आएगा यदि अलग से दिया होगा तो। ठीक है। सो यदि ये सम है, यहाँ पे देखो रिलेशन में टू सन्ड्री एसेट्स एक एक करके ट्रांसफर किया, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर किया, बाय आरडीडी ट्रांसफर किया। ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। सो यदि फर्स्ट स्टेप क्या था कि सारे एसेट्स ट्रांसफर किए, सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर किए, आरडीडी ट्रांसफर किया, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो सबको पता है, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि लायबिलिटी साइड है तो किधर बांटा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल को इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक्यूमुलेटेड लॉस है एसेट साइड में तो वो कहाँ बांटा जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट होगा। अब वक्त आ गया कि जो तुमने रियलाइजेशन सारे के सारे एसेट्स बैलेंस शीट रियलाइजेशन के डेबिट साइड को लिया है तो वो बेचोगे। अब मैं लेजर के थ्रू बताता हूँ उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये कंप्लीट सम है, ये एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया है, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक किया है। पहले तुमने क्या किया, सारे के सारे सन्ड्री एसेट्स एट देयर बुक वैल्यूज ट्रांसफर किए। ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। उसके बाद सारे के सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर किए रिलेशन के क्रेडिट में। ठीक है। रिजर्व फंड इधर ट्रांसफर किया। अब वक्त आ गया है कि संपत्ति जो भी इधर ट्रांसफर किया वो बेचना शुरू होगा। ये बुक वैल्यू है, बिल्डिंग 60,000 है, हो सकता है यहाँ पे कितने में बिका, 28,000 में बिका, तो पैसा आएगा क्या जाएगा, आएगा। आएगा। तो बैंक को डेबिट किया जाता है, बोला जाता है टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन को क्रेडिट करने का बाय बैंक बोलने का, और जो जो एसेट बिका, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, ऐसा इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में लिखने का, और बैंक को डेबिट देने का। उसी प्रकार से लायबिलिटीज को जब पे करेंगे, ठीक है ना, सन्ड्री लायबिलिटीज इधर है, पे करेंगे तो ऑपोजिट साइड आएगा टू बैंक बोलने का, क्रेडिटर्स रिलेशन एक्सपेंसेस। अब एक खास बात है कि जो जो एसेट्स उन लोगों ने बेचा है बोला है वही लेने का, लेकिन लायबिलिटीज यदि कोई लायबिलिटीज उन्होंने बोला नहीं कि पे नहीं किया है लेकिन फिर भी पे तो करना पड़ेगा ना लायबिलिटी, तो उन लोगों ने भले ही लायबिलिटी बोला नहीं लेकिन तुमको पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ा तो पैसा आएगा क्या जाएगा, जाएगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक को क्रेडिट देने का बाय रिलेशन, और रिलेशन को डेबिट देने का टू बैंक, क्रेडिटर्स और रिलेशन। ठीक है, क्रेडिटर्स और रिलेशन एक्सपेंसेस। यस सर। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को तुम जैसे क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड डेबिट साइड है ना, सेम लॉजिक से क्लोज होगा। सेम लॉजिक से पार्टनर्स कैपिटल में बांटा जाएगा। जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड बांटते थे, लॉस है तो डेबिट साइड। और लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन नहीं आएगा, जो भी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड शॉर्ट है वो रीपे होगा, और इनको पे होगा टू बैंक अकाउंट बोलेंगे और बैंक को क्रेडिट देंगे। ठीक है। तो ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन। तो यहाँ पे करेंगे टू बैंक, यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा और फिर बैंक टैली होगा, बैलेंस शीट बनेगा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इसमें बैलेंस शीट के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे क्योंकि धंधा बंद हो रहा है। लास्ट में जैसे बैलेंस शीट टैली होता है वैसे तुम्हारा बैंक टैली होगा नॉर्मल तरीके से। इस प्रकार से सम तुम्हारा क्लोज होगा। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर खत्म होता है।